वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो ये सीरीज़ है, ये जो नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 आई, अभी अभी उसका नया प्रारूप आया है, उससे रिलेटेड ये सीरीज़ है। और इस पे मैं आपके सारे जितने भी इम्पोर्टेंस जो भी आपका इसमें इंफॉर्मेशन है, जो आपके एग्ज़ाम, चाहे वो आपका मेंस का एग्ज़ाम हो या प्री का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी मेंस, स्टेट पीएससी मेंस या प्री, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये ना केवल इस साल के लिए बल्कि आगे कई सालों तक के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब तक ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, दूसरी नई शिक्षा नीति नहीं आ जाती। तो इसके छोटे से छोटे पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर राइटिंग, मीन्स आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट प्रारूप जो है, जो कि काफ़ी बड़ा है, लेंदी है, समथिंग 600 पेजेस का है, उसको डायरेक्ट ही मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरा ये लेक्चर देख लीजिए। आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस पे मेहनत करके और आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है बस आपको वही चीज़ आपको लेना और उसे राइट डाउन कर लेना है। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना है क्योंकि आपके मेंस प्री सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ना केवल मेंस प्री ही नहीं, आप एक नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, तो आपको अपनी जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि आपकी शिक्षा नीति किस तरीके से अब होगी। तो इसके बारे में एक देश का एक नागरिक होने के नाते भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक अच्छे और बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में सबको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। देखिए, तो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है, इसमें देखिए सबसे पहले प्रारूप क्या है, इसमें लक्ष्य क्या है, हमारी जो शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य वो कैसा क्या होता है। एक ऐसा हमें साधन बनाना है जिससे देश के बच्चे और युवाओं का जो भविष्य है वो रूपांतरित हो सके, ठीक है, वो चेंज हो सके। क्योंकि हमारे देश की अभी कितनी जनसंख्या, 1.2 मिलियन या अरब जनसंख्या है समथिंग, और उसमें से आधी जो जनसंख्या है वो 26 वर्ष से जो कम, इसीलिए बोला जाता है कि हमारे देश में जो है डेमोग्राफिक डिविडेंस है, मतलब कि जननांकी लाभांश है। इसका आशय ये है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी की जो संख्या है वो आधे से अधिक है। तो ये जो युवा हैं वो देश को एक नई प्रगति प्रदान कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ये दिशा कब देंगे? जब युवाओं को खुद हम एक नई दिशा प्रदान करेंगे। यदि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छा उन्हें गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो वो क्या काम करेंगे? कोई नहीं करेंगे। तो यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंस है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आपदा बन जाएगी यदि हम इन युवाओं को एक सही मार्गदर्शन नहीं देते। और मार्गदर्शन देने का सबसे अच्छा तरीका होता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपके न केवल आपको आपके मानसिक रूप से तैयार करता है, बल्कि आपके समाज में एक अच्छा इंसान भी बनाने में आपकी मदद करता है, आपके विचारों को भी प्रभावित करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। आप यदि अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप एक नए तरीके की सोच रखते हैं, नए तरीके के विचार अपने मन में लाते हैं, लोगों के प्रति आपके अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं। इसीलिए शिक्षा जो है न केवल आपको ऐसा माध्यम नहीं प्रदान करता है कि आप गणित के कैलकुलेशन, गणनाएं कर सकें या फिर आप जो है बस विज्ञान की कुछ चीज़ें जान सके, बल्कि ये आपको समाज का एक अच्छा नागरिक भी बनाता है। तो हमें एक ऐसी ही शिक्षा पद्धति की ज़रूरत है जो ना केवल एक बाबू बनाए, क्लर्क बनाए, जैसा कि अंग्रेजों, जो कि जब अंग्रेज हमारे देश पे आए थे तो उन्होंने क्यों शिक्षा, वो इंग्लिश क्यों सिखाना चाहते थे? उनका
फर्स्ट मोटिव था कि हमको एक क्लर्क चाहिए, मतलब कि हमें अपना काम करवाने वाला एक इंसान चाहिए, जिससे हमें इसीलिए हमें उसे इंग्लिश सिखाना, ताकि हम एक बाबू बना सके। वो इसलिए शिक्षा नहीं देते थे हमें, इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे कि हम एक अच्छा नागरिक बन सके, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोच सके। वो इस पर्पज़ से शिक्षा लेके नहीं आए थे, लेकिन उनकी शिक्षा ने एक हमें अलग दिशा प्रदान की। उस समय हमारे देश में बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ पैदा हो गए, जिन्होंने अलग अलग अंग्रेज़ी का नॉलेज मिलने के बाद उन्होंने दूसरे देशों के चीज़ों को जानना शुरू किया, बुकें पढ़ना शुरू की, और इससे क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ पैदा हुए। तो ये शिक्षा का ही प्रभाव था। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, फिर भी शिक्षा के प्रभाव से ऐसा हो गया। लेकिन अब जो है सरकार, अब जो है हम अपने देश के नागरिकों के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसी शिक्षा लेके आनी है जो ना केवल एक क्लर्क बनाए, हमें क्लर्क नहीं बनाना, हमें एक देश का अच्छा नागरिक बनाना है, एक ऐसी भावी पीढ़ी का निर्माण करना है जो हमारे देश को एक नए क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर लेके जाए। हम क्या चाहते हैं? हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। तो वो अर्थव्यवस्था का सपना, हमारा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना मतलब बहुत बड़ा सपना होता है, और ये सपना केवल आपके पैसे कमा लेने से पूरा नहीं होगा, क्योंकि मानो एक संसाधन है, और यदि हम इस संसाधन को बहुत अच्छे से हमने इसको नहीं अच्छे से तराशा, तो वो पैसे का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो मानव संसाधन, इसको तराशना बहुत ही आवश्यक है, और ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो यही हमारा संदेश, इस पूरे संदेश में यही बोला गया है कि अब जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई तकनीकें आ गई हैं, तो हमें एक ऐसा शिक्षा पद्धति लेके आना है जो कि देश का विकास में सहायक हो, जो देश को एक नई ऊंचाई तक लेके जाए, और एक अच्छा नागरिक बने जिसमें कि सभी गुणों का समावेश हो, जैसा कि हमारी प्राचीन पद्धति में था। हमारी प्राचीन पद्धति जो की शिक्षा जो है किस पर आधारित थी? जैसे हमारे नालंदा हो गए, तक्षशिला हो गए, तो इन सब में क्या था? इन सब की शिक्षा पद्धति केवल ये नहीं थी कि हमें बड़ी बड़ी गणनाएं करना है या फिर हमें कोई शोध बस करना है, इन पे आधारित नहीं थी। वो ऐसा नागरिक बनाते थे जो समाज को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सके, जो समाज को बदलने की क्षमता रखता हो, ऐसा नागरिक बनाने की कोशिश की जाती थी। तो उसी तरीके की पद्धति को हमें वापस लेके आना है, ताकि हम एक नॉलेज के सुपर पावर बने देश, और हमारा देश जो है पूरे विश्व में एक फिर से नॉलेज का सुपर पावर बन के उभरे। तो यही इसका संदेश है, और यही इसमें जो है कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरे उसका सार ही है। और जो हमारी जो नई शिक्षा पर ये जो नीति है, तो इसकी जो अध्यक्षता है नई शिक्षा नीति की, तो वो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, जो की अध्यक्षता में इस नई शिक्षा नीति को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है, और इस नई शिक्षा नीति में क्या है कि हमें लीक से हटकर इसमें नवीन सुधारों की अनुशंसा की गई है, जिनके माध्यम से हम नवीन प्रतिमान स्थापित कर सके, हमारे छात्र, शिक्षा, शैक्षिक संस्थाओं और को उपयुक्त योग्यता और क्षमताओं से हम लेस कर सके, उन्हें आजीवन भर के लिए एक समर्थकारी और नई शैक्षिक तंत्र को हम सृजित कर सकें, बना सके। ये हम इसमें नई शिक्षा नीति में ये मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रस्तावना, इस पूरी शिक्षा नीति का यहाँ सार है। जो इतने 600 पन्ने की पेज की ये पूरी शिक्षा नीति है, जैसे आपका संविधान है, संविधान में भी प्रियम्बल है, प्रस्तावना। यदि आपने प्रियम्बल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, तो आपको बिना पूरी बुक को पढ़े, बिना पूरे संविधान को पढ़े, आपको आप ये बता सकते हैं कि उस पूरे संविधान में आखिर बोला क्या गया है, लिखा क्या है, क्या उसकी शर्तें हैं, क्या मानदंड है,
क्या उसकी विशेषता है, आप सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रस्तावना उसी को कहते हैं, मतलब कि एक एसेंस होता है, पूरे लिटरेचर का एक सार होता है, जो बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपको उस पूरे लिटरेचर में जितनी भी बातें कही गई हैं उनको बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, जिससे आपको वो एक भूमिका होती है किसी भी लिटरेचर की, ये जो आपको ये सारी चीज़ें बताने में आपकी सहायता करता है कि इस पूरी जो भी लिटरेचर है, जो भी जिस भी चीज़ से ये प्रस्तावना संबंधित है उसमें पूरे में लिखा क्या है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए और ये प्रस्तावना के कंप्लीट होते ही आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पूरी शिक्षा नीति में कहा क्या गया है। आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फिर एक एक चैप्टर मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में दूंगी, लेकिन ये प्रस्तावना मैं आज पूरा कंप्लीट करूंगी। और यदि आपने इस प्रस्तावना को पूरा कंप्लीट सुन लिया तो आपके लिए आंसर राइटिंग लिखना भी बहुत ईजी हो जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन से आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी लिखी हुई है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए और आपको समय मिले तो आप खुद भी इसे पढ़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। देखिए, अब इस नई शिक्षा नीति न्यू जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये भारत और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में गतिशील और तेज़ी से बदलते स्वरूप के संदर्भ में जो एक नया कदम है, 2 दशकों के लिए जो प्रासंगिक और उपयुक्त होगा। मतलब कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति जो बन के प्रारूप जिसका तैयार किया गया है, ये जो प्रारूप है ये कब तक के लिए प्रासंगिक हो सकता है, मतलब कि रिलेवेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, तो कम से कम 2 दशकों के लिए तो हमारा ये जो नया शिक्षा नीति का प्रारूप है वो प्रासंगिक हो सकता है। और ये जो है हमारी भारत और दुनिया में शिक्षा के जो गतिशील और तेज़ी से बदलते स्वरूप है उसके हिसाब से उसकी प्रासंगिकता को बनाए रख सकता है। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति में विजन क्या है, मतलब कि हमारा प्रणाली का मतलब हम क्या चाहते हैं इस नई शिक्षा नीति में, हम विजन क्या लेके आए, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो वो कहलाता है विजन। तो ये आपका क्वेश्चन भी है, जैसे आपके मेंस राइटिंग में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि एजुकेशन एक पार्ट होता है आपका मेंस का। ठीक है, तो आपके उसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो 2019 नई शिक्षा नीति है उसके विजन क्या है। ठीक है, तो ये वहाँ के लिए आपके आंसर राइटिंग के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें विजन क्या है, इसका विजन ये है कि हमें देश के प्रत्येक नागरिक ऐसी शिक्षा नीति लेके आना है जो देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करे। मतलब कि इसमें कोई भी जो हमारे गांधी जी का सबसे मतलब कि कहें कि उनके विचार क्या थे, वो ये चाहते थे कि जो देश का जो अंतिम व्यक्ति है वो जो है उसको गरीबी से मुक्त किया जा सके, उसे सारे जो आधारभूत जो आवश्यक संसाधन है उसे उपलब्ध कराया जा सके, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है। तो ये शिक्षा प्रणाली भी उसी पे आधारित है कि जो देश का प्रत्येक नागरिक के जीवन को इसमें स्पर्श किया जा सके, मतलब इससे कोई भी छूट ना सके, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, देश के लिए बढ़ते विकासात्मक ज़रूरतों में योगदान करने में यह उनकी क्षमता के अनुरूप हो। इसमें जीवन को कैसे स्पर्श करेगा, तो पहला कैसे स्पर्श करेगा, उनकी जो है विकासात्मक जो ज़रूरतें हैं, जो जैसे हम हैं, हमें अपना विकास करना है, तो जो हमारी ज़रूरतें हैं तो उनकी क्षमताओं के अनुरूप उनको योगदान प्रदान सके उनकी विकास करने में। ठीक है, जैसी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमें जो है ये क्या कर सके, हमें ऐसा ये शिक्षा नीति ऐसी बनाना है कि जिससे कि हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम अपना विकास कर सकें। जिस व्यक्ति की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वो अपना विकास कर सके, हमें एक ऐसी शिक्षा नीति लेके आनी है। इसका एक पहला मानदंड। दूसरा क्या ये निर्धारित करती है कि एक न्याय संगत और निष्पक्ष समाज बनाने की दिशा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति हमें लेके आना है। न्याय संगत मतलब कि सभी के लिए ये समान होनी चाहिए,
कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष समाज ऐसी शिक्षा नीति हमें लेके आना है जो कि एक निष्पक्ष समाज बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे विचारों में परिवर्तन होगा। तो हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति लेके आनी है जिससे कि हमारे विचारों में परिवर्तन हो और हम एक निष्पक्ष समाज का निर्माण कर सकें जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो, कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं हो, सभी के प्रति समान सम्मान हो, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान हो, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव हो, सभी का हम सम्मान करें, सभी के प्रति प्रेम हो, दया हो। तो ऐसी हमें शिक्षा नीति लेके आना है और साथ ही साथ हमें हमारी क्षमताओं के अनुसार हम अपना विकास भी कर सके। हर नागरिक के पास वो सुविधाएं होनी चाहिए कि जो भी उसके पास क्षमता है, जितनी क्षमता है, वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके वो अपना विकास कर सके। तो ये है इस शिक्षा नीति का विजन, इसका दृष्टिकोण। ये शिक्षा नीति जो है यही इस तरीके से बनाई गई है कि ये सारे जो हैं विजन पूरे हो सके। ठीक है, तो ये है मेन इसका। तो ये आपके आंसर राइटिंग में आपको ये लिखने में, और आपको ये वर्ड टू वर्ड यदि आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो प्रारूप है वो डायरेक्ट वही है आपका, ये है। और यदि आप यहीं से शब्दों को उठाते हैं और इनको एज इट इज़ लिखते हैं तो ये आपके आंसर में बहुत जो बहुत इफ़ेक्ट डालता है, बहुत ही प्रभावित करता है एग्ज़ामिनर को कि आप इन सब रिपोर्ट्स को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आप एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनने का मतलब है कि ये सारे रिपोर्ट्स तैयार करना, उन्हें पढ़ना, बहुत अच्छे से उन्हें गौर करना। तो यदि आप डायरेक्ट यहीं से आंसर लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा होता है। तो आपको डायरेक्ट इससे पढ़ना ये बहुत अच्छा, और मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट उनमें बराबर आपके जो है हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है, तो आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ समय दे के आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सारे एग्ज़ाम के आप प्री निकाल लेते हैं तो मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई सालों तक के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ तो आपके मेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर आपका जो प्री का क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है। देखिए कि जो हमारे ऐतिहासिक जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक जो घोषणा करती 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, जिन्होंने मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, उसमें जो है शिक्षा के लिए क्या कहा गया, उसमें ये बोला गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। ये कहाँ कहा गया है? ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऐतिहासिक मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाई गई थी, उसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। और ये उसके अनुच्छेद 26, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 26 में यह लिखा है कि कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। प्रारंभिक मतलब शुरुआती, जैसे कि कक्षा 1 से लेके 5 तक, ये जो है प्रारंभिक शिक्षा है। तो उसमें जो है शिक्षा जो है मुक्त होनी चाहिए, मतलब कि फ्री होनी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इससे छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे प्रारंभिक शिक्षा मिलना ही चाहिए, और ये पूरी तरीके से मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और तो ये कहाँ कहा गया है? मानवाधिकार में। ये आपके ऑब्जेक्टिव है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका एग्ज़ाम में और आगे भी आने के इसके चांस हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर एक देखिए आपका यहाँ पास एक और ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है अध्यक्षता में जीवन भर की शिक्षा 4 स्तंभों पे आधारित है। ठीक है, ये जो जीवन भर की शिक्षा है ये किसने इसको, ये 4 स्तंभ जो हैं किसने कहा है, कहाँ कहा है? तो ये अभी जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? लर्निंग द ट्रेजर विदन। ठीक है, ये इस रिपोर्ट जिसे कि जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 1996 में यूनेस्को में प्रस्तुत किया था, उसमें कहा गया है कि जीवन भर की जो शिक्षा है वो 4 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से स्तंभ है? पहला, जानने के लिए सीखना। दूसरा, करने के लिए सीखना। तीसरा, साथ रहने के लिए सीखना। और चौथा,
होने के लिए सीखना। ये यहाँ से आपका मेंस का भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि आपकी जो शिक्षा है वो उसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, शिक्षा के मेन 4 स्तंभ क्या होते हैं, ये आपका बहुत अच्छा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि शिक्षा तो ठीक है। अब ये देखिए, शिक्षा नीति नई आई है तो आपसे यही तो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि क्योंकि ये शिक्षा नीति तो सबको ही पढ़ेंगे, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जो कि बहुत इसके अंदर जाके पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे। तो यहाँ से भी आपका मेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिक्षा होती है उसके 4 स्तंभ क्या है। या फिर आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि शिक्षा जो है मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, किस तरीके से मानव का विकास करती, तो आप अपना आंसर यहाँ से बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं कि शिक्षा मानव के विकास को किस तरीके से सहायक होती है। क्योंकि शिक्षा के जो महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है, इनके 4 स्तंभों से गुजरने के बाद जो नागरिक का निर्माण होता है वो समाज के लिए एक बहुत ही समाज के लिए एक ऐसे नागरिक का निर्माण हो जाता है जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक होता है। तो वो कौन से 4 स्तंभ है? पहला, शिक्षा जानने के लिए सीखना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम जानने के लिए सीखते हो। ठीक है, ज्ञान का एक मुख्य हिस्सा प्राप्त करना और यह सीखना कि सिखाते कैसे हैं। हमें ऐसी शिक्षा लेनी है कि हम सिखाने वाले बन सकें, ना कि हम हमेशा ज़िंदगी भर सीखने वाले बने रहें। हमें ऐसी शिक्षा को ग्रहण करनी है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आजकल की शिक्षा पद्धति कैसी हो गई है कि बस आपके क्या है कि स्कूल और कॉलेजों में जो भी आपकी बुक्स वगैरह हैं उनको बस पढ़ना है और पास होना है, बस आपको पास होना है। कई सारी गाइड्स आ गई हैं, बस आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं करते, बस आपको एग्ज़ाम निकालना है। बस आपका मेन मोटिव रहता है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना। जिनको रैंक लाना उनका मेन मोटिव रहता है कि हमें रैंक क्वालिफाई कर लेना। लेकिन आप जो रैंक भी ला रहा है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जिसका रैंक भी है वो, उससे यदि आप कह दें कि आपने जो अभी क्लास पढ़ के आए हैं आप उसी क्लास के बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो वो नहीं पढ़ा पाता। पढ़ाने की उसमें क्षमता नहीं, उसको ज्ञान सब कुछ है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रैंक आई है उसकी। लेकिन वो अपने से जो छोटा है उसको यदि वही चीज़ पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए तो वो उसे नहीं पढ़ा पाता। क्यों? उसका मेन रीज़न क्या है कि उसने किस पे फोकस किया कि मुझे सिर्फ रैंक लाना। उसने इस बात को सीखने के लिए फोकस नहीं किया कि मैं किसी को इस गुण को सिखा सकूं। तो हमें एक ऐसी शिक्षा लाना, हमें ऐसी शिक्षा का विकास करना है कि जो ऐसे नागरिक का निर्माण करे जो कि ये ना करे, जो कि दूसरों को सिखाने के लिए बने। ठीक है, हम खुद ऐसे बने कि हम दूसरों को सिखा सकें। ठीक, जापान में एक बहुत अच्छा फ्रेज है, मतलब वहाँ की एक बहुत अच्छी कहावत है, मुहावरा है जापान का, कि आप किसी को मछली पकड़ कर मत दीजिए बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ताकि वो अपने जीवन को निर्वाह खुद कर सके, ना कि उसे रोज़ एक मछली दे दीजिए खाने के लिए। क्योंकि आप जब उसे एक मछली खाने के लिए देते हैं तो क्या उसका तो खुद का पेट ही बस भर रहा है, यदि आप उसको मछली नहीं दिए तो नहीं खाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वह ना केवल अपना जीवन ही सुधार पाएगा बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी वो क्या कर सकेगा, शिक्षित कर सकेगा, उन्हें भी एक नई दिशा दे सकेगा। तो आपको लोगों को ऐसी, ये जापान का एक बहुत ही फेमस कोट है कि आप मछली पकड़ना, आप मछली रोज़ देख कर खिलाना, उसे रोज़ देख कर मत खिलाइए बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह स्वयं कर सके। तो हमें यही है कि हमें जानने के लिए सीखना है, हमें शिक्षा पद्धति ऐसी लेके आनी है कि जो ऐसा नागरिक बनाए कि जो दूसरों को सिखा सके, ना कि वो खुद बस सीखे रहे और आगे उस गुण का आगे प्रसार ही ना कर सके। ठीक है, तो पहला ये है, शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि सिखाने के लिए हो, दूसरों को सिखाने के लिए हो। ठीक है, ऐसी शिक्षा हमें लेके आनी। दूसरा, करने के लिए सीखे मतलब ना केवल एक व्यावसायिक कौशल प्राप्त करना बल्कि
कई परिस्थितियों से निपटने और टीमों में काम करने की क्षमता और कौशल का एक पैकेज जो किसी व्यवहारिक जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता हो, हमें वो ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि आपको ऐसी शिक्षा लेके नहीं आना है कि आप कोई भी कंपटीशन निकाल के बैठ गए, कोई भी बहुत अच्छा कंपटीशन फाइट कर ले, लेकिन कंपटीशन निकालने के बाद जब आप किसी इंडस्ट्री में, किसी पब्लिक सेक्टर में या कहीं भी आप या अधिकारी ही आप बनते हैं, और यदि आपने मान लीजिए आपने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया, आप एक अधिकारी बन गए, और अधिकारी बनने के बाद एक अधिकारी आप बहुत बड़े पद पे जा रहे हैं और उस बड़े पद के अनुसार आपको लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, लोगों की समस्याओं को कैसे सुनना है, उन्हें कैसे समझना है, उनका निर्णय कैसे लेना है। यदि आपके पास इस कौशल का ही विकास नहीं होगा, आपके पास ये कौशल ही नहीं होगा, तो एक अच्छा अधिकारी आप कैसे बन सकते हैं। आप एक अधिकारी बनने के बाद भी आप वो सारे कार्य नहीं कर पाएंगे जो उस पद की गरिमा के अनुसार ज़रूरी है, जो उस पद में रहकर आप कर सकते हैं। तो हमें ऐसी शिक्षा पद्धति लेके आनी है कि जब हम उस लेवल तक पहुंच जाए, जिस स्तर तक हम अपनी क्षमता के अनुसार पहुंच गए हैं, उस स्तर पे पहुंचने के बाद हमारे अंदर हम कई परिस्थितियों से निपटने, कई निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर हो, हमारे व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता हमारे अंदर हो। जैसे कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या है, भारत जहाँ इतनी भी विविधताएँ हैं, इतना सारे सभी कल्चर हैं, सभी तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि यहाँ जो हाइपरटेंशन की समस्या विश्व में, भारत में काफ़ी ज़्यादा हो गई है विश्व की तुलना में। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम जो है हमारे अंदर अब हम क्या हो गए, हम सिर्फ कंपटीशन फाइट करना शुरू कर दिए, हमें बस उससे आगे निकलना है, हमें बस हमारे अंदर की जो और क्षमताएं हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहारिक हमें संबंध बनाने चाहिए, और कोई भी यदि चुनौती आ गई है तो उससे हमें कैसे निपटना चाहिए, तो ये क्षमताएं हमारे अंदर कम हो गई। इसीलिए हमें तुरंत ही तनाव हो जाता है और हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है हमें शिक्षा ऐसी लेके आनी है, शिक्षा की ऐसी पद्धति की शुरुआत करनी है कि जिससे कि ना केवल हम अपनी क्षमताओं का विकास हम अपनी क्षमता के अनुसार एक उच्च स्तर प्राप्त कर सके, बल्कि हम जो और चुनौतियां हैं उन्हें भी अच्छे से उनको भी निपटा सकें और उसकी क्षमता का भी हमारे अंदर विकास हो सके, उन चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी हमारे अंदर विकास हो सके, और हम टीम के साथ रहकर काम कर सके, एक टीम में काम कर सके, कई परिस्थितियों से निपट सकें, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम निर्णय ले सकें, हम उसका सलूशन निकाल सकें। तो हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति को लेके आना है, और ऐसी शिक्षा का, एक अच्छी शिक्षा का विकास करने का आशय ये होता है। ठीक है, फिर तीसरा उसका स्तंभ क्या है, साथ रहने के लिए सीखना, मतलब कि अन्य लोगों की समझ विकसित करना और अनेकवाद के मूल्यों, आपसी समझ और शांति के प्रति सम्मान की भावना में परस्पर निर्भरता की कदर करें। जैसे इस तरह की हमें शिक्षा नीति लेके आना है कि जो अकेले रह के सीखने की भावना का विकास ना करके जो साथ रह के सीखने की भावना का विकास करे, हमें ऐसी शिक्षा पद्धति को लाना है। तो ये तीसरा स्तंभ होता है शिक्षा का, कि जो हमें यह सिखाती है कि हमें लोगों को साथ लेकर कैसे चला जाता है, हमें लोगों के साथ रह के कैसे सीखा जाता है। क्योंकि जब हम अकेले सीखते हैं तो हमारे जो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए जब हम अकेले हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग काम कर रहा है, मतलब हमने जैसी परिस्थिति से हम गुजरे हैं, जैसी चीज़ों को हमने टैकल किया, बस हमारी सोच वहीं तक है और हम उसी तरीके से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो सिर्फ एक दिशा प्रदान करेगा।
लेकिन जब हम लोगों के साथ रहकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, कई लोगों के समूहों में रह के हम काम करते हैं, तो विभिन्न विभिन्न विचार हमें मिलते हैं, हमारे पास आते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग विचार, अलग अलग परिस्थिति से होके गुजरता है और अलग अलग उसका कल्चर होता है, तो उसके विचारों का विकास भी उसी प्रकार से होता है। तो इससे क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें बहुत सारे रास्ते हमें मिल जाते हैं। जब हम एक समूह में रह के काम करते हैं, लोगों के साथ रह के काम करते हैं, तो यही है इस शिक्षा का तीसरा मेन स्तंभ क्या होता है कि शिक्षा के माध्यम से हम पारस्परिक मतलब कि लोगों के साथ किस तरीके से रह के हमें काम करना है और कितना जल्दी, क्योंकि जब हम लोगों के साथ रह के काम करते हैं, कई लोगों के समूह में, ग्रुप में, कमेटी में या फिर रह के काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही जल्दी मिल जाता है, किसी भी परिस्थिति से निपटने का सलूशन बहुत जल्दी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोगों के विचार उसमें समाहित होते हैं और उससे किसी एक अच्छे निर्णय तक पहुंचने में बहुत ही सहूलियत होती है और बहुत ही आसानी से हम एक अच्छे निर्णय में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो शिक्षा का विकास से ये भी जो है संभव हो जाता है। तो तीसरा स्तंभ ये है। चौथा स्तंभ क्या है? होने के लिए सीखना, किसी के व्यक्तित्व को विकसित करना और स्वायत्त निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होना। साथ ही यह भी ध्यान रखना कि शिक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता के किसी भी पहलू, स्मृति, तर्क, सौंदर्य बोध, शारीरिक क्षमता और संचार कौशल की उपेक्षा नहीं करती हो। ठीक है, होने के लिए सीखना, क्योंकि जब शिक्षा है, शिक्षा के विकास से हम किसी के व्यक्तित्व को विकसित कर लेते हैं। जब हम एक अच्छी शिक्षा देते हैं तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आती है, उसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी की क्षमता आती है, साथ में कार्य करने के लिए वो सक्षम होता है। और इसके साथ ही साथ यदि हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उस नागरिक में दूसरे नागरिक के प्रति जो है एक अच्छे विचारों का क्या होता है, एक अच्छे विचार आते हैं, उसके अंदर अच्छे विचारों का समावेश होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम किसी की भी उपेक्षा नहीं करते हैं। हम किसी की शारीरिक क्षमता, उसके संचार कौशल, उसकी स्मृति, उसके तर्क, उसके संदर्भ बोध की हम उपेक्षा नहीं करते हैं। तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। तो ये है कि किसी भी शिक्षा, जो शिक्षा होती है उसके मेन 4 स्तंभ ये कहलाते हैं। जो जीवन भर की शिक्षा के लिए 4 स्तंभ, इन 4 स्तंभों पे ही कोई शिक्षा आधारित होती है। और इसी 4 स्तंभ पे आधार के अनुसार ही हम अपनी नई शिक्षा नीति भी जो है उसी के अनुसार ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन 4 स्तंभों के अनुसार हो और एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके। ठीक है, अब जो है हमारी शिक्षा नीति जो है ये विद्यार्थियों को न केवल संज्ञानात्मक कौशल, जिसमें ये जो मैंने आपको बताया कि जो न केवल उनमें संज्ञानात्मक कौशल मतलब कि केवल पढ़ने लिखने या गणना करने या उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल जैसी क्षमताओं का विकास करने बस में के लिए ही ये शिक्षा नीति नहीं होगी, बल्कि इस शिक्षा नीति के अनुसार हम सामाजिक और भावनात्मक कौशल, जिन्हें कि हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, उनको भी हम विकसित कर सकें, जिससे कि समाज के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। हमें इस शिक्षा नीति के अनुसार एक ऐसे नागरिक का विकास करना है। तो इस शिक्षा नीति में ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है कि इस शिक्षा नीति के अनुसार जो है हम इस तरीके के नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं, जो न केवल संज्ञानात्मक कौशल का ही इसमें शामिल हो, बल्कि उसमें सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी शामिल हो, जिससे कि समाज टीम में वर्ग के नेतृत्व का भी विकास हो सके, सहानुभूति, दृढ़ता, धैर्य, ये सारे गुणों का उसमें विकास हो सके, जिससे कि एक समाज के एक अच्छे नागरिक का विकास किया जा सके। ठीक है, अब देखिए हम ऐसी शिक्षा नीति का विकास क्यों करना चाह रहे हैं,
क्यों हम इस तरफ हम क्यों मुड़ रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे विरासत की देन है। हम देखते हैं कि कोई भी हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, जब हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों होता है, इतिहास का सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते, क्यों हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। तो इतिहास पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम इतिहास पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारे, उनसे कैसे हम निपटे हैं, उनका हमने सल्यूशन कैसे निकाला है। और ये इस तरीके, क्योंकि इतिहास हमें क्या है, हमारी चीज़ों को सिखाता है, हमें बताता है कि किसी भी समस्या से हमें कैसे निकलना है, उसके लिए हमें कैसे निर्णय लेना है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देता है। हमारे देश का कल्चर क्या है, हमारे देश की पद्धति क्या है, हम लोगों के विचार क्या है, क्योंकि हम उस समय से निकल के आ रहे हैं। तो हमारे जो जीवन पे है उस समय का प्रभाव कुछ ना कुछ तो वो अभी भी है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हम उस इतिहास से अपने निकल के आ रहे हैं। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को टैकल करने, चीज़ों को समझने, उनका एक सही दिशा देने का हमें एक नॉलेज मिलता है। इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। हमें चीज़ों को जानने की एक क्षमता का हमारे अंदर विकास होता है अपने इतिहास को, अपने देश के इतिहास को पढ़ने से, कि हमारे देश का कल्चर क्या है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, उसकी विविधता क्या है, उसके लोगों के विचार क्या हैं, किस पृष्ठभूमि से वो निकल के आया है, किस पृष्ठभूमि में उसका विकास हुआ है और कैसे हमें उसे आगे लेके जाना है, किन किन चरणों से हम होके गुजरे हैं और किन किन चरणों से हमें आगे जाना है, किन समस्याओं का हमने सामना किया है और कैसे हमने सामना किया है और आगे हमें कैसे निर्णय लेना है। ये सभी जो है कौशल, इन सभी बातों का हमें जो नॉलेज है वो हमें हिस्ट्री से प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी कंपटीशन में हिस्ट्री जो भी है, जब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं या कोई भी पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी उसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होता है, इसीलिए होता है। तो यहाँ भी है कि जो शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति भी हमारे इतिहास से ही ली गई। इतिहास के कुछ जो आदर्श हैं, ठीक है, जो मेन उसमें जो एसेंस है, मतलब कि जिस पद्धति पे हमारी शिक्षा नीति आधारित थी, क्यों हम उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमारे जो देश है, जो हमारे भारत ने इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ दिए हैं, तो उनका विकास उसने कैसे किया है, तो उनका वो कैसे विकसित हुए हैं। तो कोई तो पद्धति रही होगी कि इतने अच्छे जो हैं वैज्ञानिकों का, राजनीतिज्ञों का, गणितज्ञ का, ठीक है, चिकित्सकों का हमारे भारत, हमारे इतिहास में जो है हमारे इतिहास की देन थे। तो कैसे उनका विकास हुआ, तो उस पद्धति को सीखने के लिए हमने इतिहास पढ़ना था। हमारा इतिहास की जो ऐतिहासिक हमारी शिक्षा पद्धति थी वो किस पद्धति पे आधारित थी। जो हमारे शिक्षा, तो उसका उद्देश्य, हमारी जो ऐतिहासिक शिक्षा पद्धति थी उसका उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना बस नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य ये भी था कि जीवन या स्कूल के बाहर कि हमें जीवन के लिए भी उस व्यक्ति को तैयार करना है। जब तक वो गुरुकुल में, पहले की शिक्षा पद्धति क्या होती थी, गुरुकुल के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में बच्चों को रखा जाता था। तो उस गुरुकुल में बच्चों को ऐसा तैयार किया जाता था कि जो न केवल ज्ञान प्राप्त कर सके, बल्कि जब वो गुरुकुल से होकर के निकलें और जब वो समाज में के अंदर जाएं तो वो एक ऐसे जीवन के लिए भी उनको तैयार किया जाता था ताकि वो स्वयं का वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, वो स्वयं का पूर्ण बोध हो और मुक्ति भी उनका उद्देश्य हो। मतलब कि वो उनके अंदर जो मुक्ति का उद्देश्य है, मतलब कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना, ठीक है, हमें समाज के लिए क्या करना है, समाज ने हमें क्या दिया, हमें समाज को क्या देना है, कैसे हमें समाज को एक नई दिशा प्रदान करनी है, इसका भी उनके अंदर विकास किया जाता था। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये भी उसी पद्धति को लेके आगे बढ़ेगी। और हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके अनुसार भी कहा गया है कि शिक्षा सूचना या जानकारियों की वह मात्रा नहीं है जिसे आपके मस्तिष्क में डाल करके वहाँ कोलाहल पैदा की जाती है और जो आपके जीवन
जीवन भर समझ नहीं आता है। ठीक है, यह हमारे पास जीवन निर्माण, आदमी बनाने, विचारों को आत्मसात करने वाला चरित्र भी होना चाहिए। इनका स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमें शिक्षा जो है, हमें केवल जानकारी और सूचना देने की एक मात्रा नहीं होना चाहिए। ये जिसे आपके केवल आपके मस्तिष्क में जो कोलाहल पैदा करे कि इसकी जानकारी क्या होगी, इसकी सूचना हमें कैसे निकालना, बल्कि हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना है और हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना है जो जीवन निर्माण करने, एक अच्छा व्यक्ति बनाने, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने और विचारों को आत्मसात करने वाले चरित्र का विकास करने वाली शिक्षा पद्धति होना चाहिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था और ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जाता था हमारे प्राचीन समय में। तो और इसी शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसने बहुत से विद्वानों को पैदा किया, जैसे चाणक्य, सुश्रुत हो गए, आर्यभट्ट हो गए, पाणिनि हो गए। तो इसी शिक्षा पद्धति के प्रणाली के फलस्वरूप ऐसे विद्वानों का जन्म हुआ हमारे देश में, जिन्होंने न केवल अपने देश में ही एक परचम गाड़ा उन्होंने, बल्कि पूरे विश्व में उनकी एक पहचान है। आज भी उनकी पूरे विश्व में पहचान है। तो इसी शिक्षा पद्धति के अनुसार है। ठीक है, अब देखिए और इसी शिक्षा पद्धति के ही फलस्वरूप जो हमारे अमेरिका में जो चीन के पूर्व राजदूत थे, जो हु शी जो थे, तो उनको ये कहने पर मजबूर कर दिया कि भारत ने सीमा पार बिना किसी एक सैनिक के भेजे चीन पर 20 शताब्दियों पूर्व सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली थी और उस पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की शिक्षा पद्धति का ही परिणाम है कि भारत जो है अब बिना किसी सैनिक की सहायता के, बिना किसी सैनिक के को भेजे उसने चीन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली। और ये आपको बहुत अच्छा कोटेशन है। आप किसी भी निबंध में लिखना चाहते हैं, कोई भी निबंध यदि आप लिखते हैं, निबंध लिखने को आता है जैसे यूपीएससी और पीएससी में, तो आप यदि वहाँ ये कोटेशन डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा ये प्रभाव डालेगा ये कोटेशन। इसी तरह कोटेशन, मान लीजिए नई शिक्षा नीति पे ही आपके निबंध आ गया या शिक्षा नीति पे ही निबंध लिखने को आ गया, तो आप उसमें इस कोटेशन के माध्यम से बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके आंसर में एक नया ही लुक देगा। और ऐसे ही कोटेशन जो है एग्ज़ामिनर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते, उन्हें प्रभावित करते, क्योंकि इन सारे कोटेशन के माध्यम से ये पता चलता है कि आप जो है बहुत गहराई से चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर देखिए चलिए, अब ये जो हमारी काफ़ी समय हो गया है, मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा और उसमें जो प्रस्तावना है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड।